बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, मैं आपके साथ दिनेश गौतम। सबसे पहले प्राइम एट 4 का फोकस किन खबरों पर रहने वाला है वो देख लीजिए। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इंडी गठबंधन कैसे हुआ क्लीन बोल्ड। खबर यह भी कि गाजियाबाद की कोर्ट में क्यों भड़का बवाल, किस पर उठे सवाल, यह भी प्राइम एट 4 आपको बताएगा। प्राइम एट 4 में यह भी कि प्रयागराज में एग्जाम के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश जारी है। मौके पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स आज क्या हुआ, इस पर अपडेट आपको देंगे। जन्नत में जमकर हुई बर्फबारी, अब कहां की है बारी, ये भी हम आपको बताएंगे। और महाराष्ट्र से कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता से कहा हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस का खेल खतरनाक है, हमें कांग्रेस के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना, हमें एकजुट रहना है, एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में उनकी पहचान खो दें, आदिवासी के रूप में उनकी पहचान खो दें, उनकी ताकत से उनकी एक जो पहचान बनी है वो बिखर जाए। सारे आदिवासी समाज की छोटी छोटी जातियां अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, आदिवासी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखें और आपस में लड़ें, आपकी एकता टूट जाए। ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। हमें एकजुट रहना है और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो और साथियों आप जानते हैं अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी तो सबसे पहले क्या होगा, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। आरक्षण को लेकर अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया। कांग्रेस पर हमला बोला उन्होंने। कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीना। राहुल गांधी ने ओबीसी को अपमानित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा गरीबों से छीनकर मुसलमानों को नौकरी देने की बात करती है कांग्रेस। देखिए, जब कांग्रेस आई एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारने का काम किया, ओबीसी को अपमानित करने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी ने बार बार किया। और जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो एससी, एसटी के जो बजट का पैसा था वो भी घुमा दिया गया। और यही नहीं, अब इनकी सरकारें नौकरियां भी एससी, एसटी, ओबीसी का हक मार के मुस्लिम को देने की बात करती हैं। आखिरकार ये किसका हक मारा जा रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी का। कौन मार रहा है? कांग्रेस पार्टी मार रही है। तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी कांग्रेस क्यों है। और अगली खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस नेता भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने जो व्यवहार किया है वो जनता भूली नहीं है। मुख्य रूप से बात यही है कि जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, उसकी मूर्ति को उन्होंने तोड़ा। जिस प्रकार से उसमें घूसखोरी की, 6 महीने में गिर गया। दूसरा आप देखेंगे कि शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। ये जनता पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र के चुनावी घमासान में फिर विवादित बयानबाजी हुई। प्रचार में मर्यादा भूले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी को डैश 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 बनाने का वक्त आ गया, नाना पटोले ने कहा। फडणवीस खुद को भगवान समझने लगे, पटोले ने कहा। क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको बोलते हैं? आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है, बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना बहु ही बोलते हैं, पहले से बोलते, मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना बहु बोलते हैं।
पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहू कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहू हटा देगा तो क्या हो गया, वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। तो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस के पास केवल नफरत का सामान है और केवल गाली गलौज की जुबान है, और ये इसका एक और प्रमाण है। अब क्या राहुल गांधी नाना पटोले पे कार्रवाई करेंगे? बीजेपी नेता राव साहब दानवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फोटो खिंचवाते कार्यकर्ता पर भड़क गए नेता साहब। राव साहब दानवे पर कार्यकर्ताओं को लात मारने का आरोप है। फोटो खिंचवाते समय फ्रेम में आ गया था कार्यकर्ता और इस बात से भड़क गए दानवे साहब। देखिए जरा। और प्राइमेट 4 अगली खबर यह कि मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध पर सीएम अब सख्त हो रहे हैं। स्टेट साइबर ऑफिस में मोहन यादव ने एक बैठक की और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके सख्त संदेश दिया कि हर थाने में साइबर डेस्क बनाई जाए। मध्य प्रदेश में साइबर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना है, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं सबको अवेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता की पूरी दुनिया का संभवतया, पक्का तो नहीं कह सकता हूँ कि ये पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई। गाजियाबाद में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया, सड़क तक जाम कर दी। जबरदस्त प्रदर्शन, इसमें सैकड़ों वकील शामिल हुए। वकीलों ने जिला जज का पुतला दहन किया। लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने ये प्रदर्शन किया है। जिला जज के ट्रांसफर की मांग पर अड़े हुए हैं वकील। यहां पर वकीलों का ये प्रदर्शन देखिए, रोड जाम प्रदर्शन। गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन वकीलों ने कलेक्ट्रेट के सामने रोड पर प्रदर्शन किया और जाम लगाने की कोशिश की। इस दौरान वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 29 अक्टूबर को कोर्ट रूम में वकीलों और जिला जज के बीच हुई तनातनी के बाद से गाजियाबाद बार के वकील हड़ताल पर हैं। इस दौरान वकीलों ने पुतला भी जलाया। जज के ट्रांसफर की मांग पर वकील अड़े हुए हैं। 16 नवंबर को दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी, हरियाणा और पंजाब के वकीलों की महापंचायत भी बुलाई गई। जिला जज से नाराज हैं वकील। लाठीचार्ज करा जिला जज ने कोर्ट के अंदर, जबकि आज तक जो है ना कोर्ट कैंपस में इस तरह की कहीं भी आजादी के बाद से आज तक कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई कि कोर्ट कैंपस के अंदर वकीलों पे लाठीचार्ज हो जाए। निर्दोष उन पे कुछ होता है, वकीलों पे फाइल और पेन होता है, इसके अलावा क्या होता है वकीलों के पास। आज का घटनाक्रम ये है कि मांगों को लेकर ये धरना चल रहा है एडवोकेट्स का, और इसमें जो है क्या कहते हैं, आज पुतला फूका गया है डीजे का जो है। मांगे नहीं मानी जा रही है एडवोकेट्स की, स्थानांतरण होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वकीलों ने सड़क से गुजर रहे शख्स की गाड़ी तोड़ दी। शख्स की कार रोककर शीशा तोड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया। तोड़फोड़ के मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। यहां पर आप देख रहे हैं वहां से गुजरता हुआ एक व्यक्ति और उसकी गाड़ी वकीलों के गुस्से का शिकार हो गई। हालांकि अपनी बातों को रखने के लिए, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए ये रास्ता अख्तियार करना, क्या ये सही है? खासतौर से उनकी तरफ से जो कानून के खुद जानकार हैं। ये अपनी जगह एक सवाल है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं वो गाड़ी जो करीब से ही गुजर रही थी और जो वकीलों के गुस्से का शिकार हो गई। राजस्थान पेपर लीक मामला, उससे जुड़ी हुई जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ। पेपर लीक मामले में पानी की टंकी पर चढ़ गए छात्र नेता। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। एसओजी ने इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 160 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं। और इस बीच नाराज छात्रों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने मनाने की कोशिशें की हैं। छात्रों से किरोड़ी लाल मीणा ने बातचीत की। बातचीत के लिए किरोड़ी लाल मीणा
खुद पानी की टंकी पर चढ़ गए। यहां पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मोबाइल नीचे करो भाई साहब प्लीज। और मैं भी थोड़ा पीछे है ना यहाँ पे दौसा का चुनाव का जनसंपर्क छोड़ के बीच में आया हूँ, इसलिए कि ये 50 घंटे से ज़्यादा टंकी पर है। वैसे तो व्यक्ति की चुनाव की प्राथमिकता होती है, लेकिन इनका मुद्दा इतना संवेदनशील है, इतना सेंसिटिव है कि इनको उतारना बहुत जरूरी है। कासगंज में मिट्टी की जाए ढकने से दर्दनाक हादसा हुआ। मिट्टी में दबने से 3 महिलाएं और एक बच्चा मारे गए। लिपाई के लिए मिट्टी खोदने गई थी ये महिलाएं। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आधा दर्जन महिलाएं और 2 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए। इसमें बस यही राहत की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार देखिए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने क्या कहा। खड़गे ने भारतीय सम्मान का अपमान किया है। तरुण चुग ने परिवारवाद की महापरिक्रमा करता हुआ बताया खड़गे को। कल खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी विधायकों को बकरियों की तरह खरीदने और सरकारें गिराने में भरोसा रखते हैं। खड़गे साहब परिवारवाद की महापरिक्रमावादी के चक्कर में एवं भारतीय संस्कृति में उसके प्रतीक भगवा एवं भारतीय सम्मान की चीजों का जानबूझकर आप अपमान कर रहे हैं। पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। जो केवल परिवार की चौखट से शुरू होती है और परिवार की चौखट पर खत्म होती है, वो दूसरी पार्टी के लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रही है। और झारखंड में घुसपैठ को लेकर अमित शाह का फिर से हमला देखिए। हेमंत सोरेन घुसपैठियों को बुलाते हैं। घुसपैठियों को हम चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। कोई नया घुसपैठिया अब झारखंड में नहीं आ पाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों को पहचान करके उन्हें राज्य से बाहर निकाला जाएगा। साथ ही घुसपैठियों की तरफ से हड़पी गई जमीन को वापस लेने के लिए समिति बनाई जाएगी। आदिवासी महिलाओं से शादी करने पर घुसपैठियों को होने वाली जमीन ट्रांसफर को रोकने के लिए भी कानून बनाया जाएगा। आप लोग झारखंड में घुसपैठिए आए, इसमें सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। इतना ही नहीं, कोई नया घुसपैठिया झारखंड में ना आ पाए, इसकी भी चिंता हम। घुसपैठ पर आरजेडी का भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार देखिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा। बीजेपी के पास और कुछ बचा नहीं है। बीजेपी नेता रोजगार तो दे नहीं सकते, इसलिए उसकी बात नहीं करते। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक मैंने किसी के मुंह से बढ़ती महंगाई के बारे में कोई जिक्र नहीं सुना। केंद्र में गृह मंत्री कौन है? आप ही है ना भाई। क्या बात हो रही है? किसको घुसपैठिया कहते हैं? मतलब डॉग विसिल पॉलिटिक्स की भी एक सीमा होती है। हर जगह डॉग विसिल। एक है, अनेकता में एकता का देश है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है हमारे लिए कि इस देश के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। मैंने बीजेपी के किसी लीडर के जुबान से रोजगार नहीं सुना। माफी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर के महंगाई कम करने की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। जयराम रमेश का बयान क्या आया सामने देखिए। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री का एकमात्र एजेंडा सामाजिक ध्रुवीकरण करना है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे बीजेपी की जो
चुनावी प्रचार रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल साफ हो जाता है, साबित हो गया है कि वो भौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं, और 2024 के चुनाव के नतीजे से अभी तक वो वापस रिकवर नहीं कर पाए हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एकमात्र एजेंडा है इन लोगों का, एकमात्र एजेंडा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी आदित्यनाथ का, असम के मुख्यमंत्री का सामाजिक ध्रुवीकरण, भयंकर तरीके से ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। बिहार की 4 सीटों पर कल उपचुनाव होंगे। कल सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन में कड़ा मुकाबला है। एनडीए नेताओं ने जीत के दावे किए हैं। बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल का दावा हो रहा है। बिहार की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत से जिताएंगे। हमारे जो विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो 0 पे आउट हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में जो विकास की धारा बह रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का जिस तरह से काम हो रहा है, जनता उस पर मुहर लगाएगी। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से जख्मी होगा। भावार्थ सीधा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर जो सामाजिक सौहार्द कायम किया, सभी जगह बल्ले बल्ले है एकदम एनडीए के पक्ष में। चारों सीट एनडीए भारी मतों के अंतर से जीतेगा, बिल्कुल उसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं। और तेजस्वी ने महागठबंधन की जीत पर क्या दावे किए हैं वो भी देखिए। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार उपचुनाव में 4 सीटों पर आरजेडी जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा झारखंड में भी इंडी गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार और झारखंड में माहौल बहुत बढ़िया और इंडी गठबंधन के पक्ष में है। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार सिर्फ बातें गांधी की करते हैं, लेकिन दिल में गोडसे को समाये हुए हैं। बापू का नाम लेते हैं नीतीश कुमार जी और गोडसे को दिल में समा के रखते हैं। खाली नाम लेने से नहीं चलता है, वो सब दुनिया तो जान रही, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सत्ता का सुख पाना है तो जिससे हो उससे समझौता। और कल दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरजेडी ने उठाया शिलान्यास के वक्त पर, टाइमिंग पर सवाल। आरजेडी ने कहा, उपचुनाव के दौरान एम्स दरभंगा का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। जेडीयू ने कहा, यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनसंख्या का हमारा घनत्व है और ये डबल इंजन की सरकार, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां हैं लंबे अरसे तक, और 500-550 रुपया प्रति महीना हम सरकारी मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, यह भी एक उपलब्धि है। तो मेडिकल के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में यह केवल राज्य के अंदर मानक नहीं होगा, बल्कि देश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दूसरा ब्रांच एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा। उसी दिन 4 सीटों पर मतदान होंगे उपचुनाव के, और उसी दिन वो आकर के शिलान्यास कर रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए इस दिन चुना है कि वोटों को प्रभावित करेंगे। लेकिन जनता सब समझ रही है इनकी चाल को, जनता सिरे से खारिज करेगी। वो दरभंगा एम्स तो जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे उस समय स्वीकृत हुआ है। और इस बीच सीएम योगी का खड़गे पर तंज देखिए। आपकी उम्र का सम्मान करता हूं, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा हैदराबाद के निजाम पर कीजिए। सीएम योगी ने कहा, रजाकारों ने आपके गांव को जला दिया था, आपकी मां, बहन और परिवार को जला दिया था। सीएम योगी ने कहा, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए
इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ईडी की यह छापेमारी बताई जा रही है। ईडी की छापेमारी पर सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी रेड को डराने की कवायद कहा है। बीजेपी बोली बांग्लादेशी घुसपैठ पर क्या एक्शन न लें। इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को। बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो एक बहुत बड़ा आंतरिक खतरा जो है वो न सिर्फ झारखंड संथाल परगना बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से संथाल की डेमोग्राफी बदली, जो संथाल के 6 जिले हैं झारखंड के जो बिल्कुल बांग्लादेश के करीब के हैं, वहां आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई 1951 से 2011 के बीच में। और जो वहां मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या 14% बढ़ गई, 9% से 23%। तो ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी। और हमारा मानना है कि ये जो भी कार्रवाइयां होती है ना, ये इससे लिंक्ड है। मध्य प्रदेश उपचुनाव पर बोले सीएम मोहन यादव, मोदी के विकास की जीत होगी। मोहन यादव ने कहा बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में जीतेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारी बहुमत से जीत होगी। के विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से भारत की साख देश दुनिया में बना रहे हैं, सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के साथ भारतीय लोगों के लिए गौरव और गर्व का मौका है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हमारी अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों से भी जनहितैषी कई सारे निर्णयों को जनता मानती है। हमारे यहाँ 2 उपचुनाव है, बुधनी और विजयपुर। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी, यहाँ हमारे रमाकांत भार्गव जी जो बुधनी में है, वहाँ रामनिवास रावत जी जो मंत्री है। पहली बार श्योपुर जिले को मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और विकास के मामले में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हो सकता है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि भारी संख्या में मत देकर हमारे दोनों प्रत्याशी को जिताएं और महाराष्ट्र और झारखंड भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। यूपी उपचुनाव पर बोले ओपी राजभर, 9 सीटों में सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई है। राजभर ने कहा 6 सीटों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेंगे। देखिए 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है सीसामऊ और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। बाकी सभी 6 सीटों पर वो एक तरफा वोट पड़ रहा है और वहां भी चुनाव जीतेंगे। देखिएगा ना, वो तो सिर्फ वहां लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है, मुसलमान भी तो वोट दे रहा है। और ये खबर जो मैं आपको अब बता रहा हूं, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन देखिए अगर नया नहीं है तो ये कितना खतरनाक है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हालत लगातार खराब है। दिल्ली की हवा अब भी बेहद खतरनाक कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी AQI 354 के पार है। दिल्ली शहर पर स्मॉग की चादर लगातार छाई हुई नजर आ रही। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद पराली जलाना भी जारी है। हरियाणा के कैथल में बड़े पैमाने पर पराली जलाई गई। कैथल में पराली जलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जरा देख लीजिए कितने बड़े इलाके में पराली जलाई जा रही है। हालांकि अब जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। जुर्माना अधिकतम 25,000 तक पहुंच गया है पराली जलाए जाने पर। लेकिन इससे फर्क पड़ रहा हो, सूरत बदल रही हो, पॉल्यूशन होना बंद हो गया हो। आप ग्रैब 2 के बारे में भी सुनते हैं, आप बढ़े हुए जुर्माने के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन उसका हासिल क्या है वो आप देख रहे हैं। और ये बड़ी खबर देखिए कि ट्रेन को डिरेल करने की साजिश लगातार चल रही है। एक और साजिश नाकाम हुई। ओडिशा के नुआपाड़ा में ट्रेन हादसा टला। यहां भी लोको पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और ये हादसा टल गया। रेल की पटरियों पर एक बड़ा पत्थर रखा गया था। कल मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से रेल के ट्रैक को काट कर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी और यहां एक बड़ा पत्थर ट्रैक पर रख दिया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश नाकाम हुई। कल शब्द भेदी एक्सप्रेस के साथ हादसा करवाने की कोशिश की गई थी।
ओडिशा के नुआपाड़ा में ट्रेन की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर मिलने के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। बता दें कि ट्रैक पर पत्थर मिलने की वजह से काफी देर तक ट्रैक बाधित रहा। उत्तर भारत में ठंड दस्तक दे सकती है। कश्मीर की पहाड़ियों में मौसम बदल गया है। गुरेज घाटी जोजिला में जमकर बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में भी सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश का अनुमान जाहिर किया है। आप जानते हैं जैसे ही पहाड़ों पर बर्फबारी होनी शुरू होती है, दिल्ली में भी मौसम करवट ले लेता है, ठंडक बढ़ जाती है और यही अब देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर में आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में डिप नोटिस किया जा सकता है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। पीर की गली में फिर बर्फबारी के बाद मुगल रोड के लिए यातायात बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर और घाटी के अन्य मैदानी इलाकों में दोपहर बाद बारिश हुई। बर्फबारी और बारिश से दिन का तापमान काफी कम हो गया, जैसे कश्मीर में सर्दियों के आने का संकेत मिल गया। बर्फबारी से पूरी घाटी का मौसम खुशनुमा है तो पहाड़ों पर भी बर्फ की चादर है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप, गुरेज, पीर पंजाल रेंज, पीर की गली, सोनमर्ग और लद्दाख के जोजिला पास में बर्फबारी की रौनक आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई है। चामोली, बद्रीनाथ की चोटियों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी से तापमान में जोरदार गिरावट आई है। पहाड़ों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरेगा। आगामी 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने हैं और ऐसे में उत्तराखंड में मौसम ने भी बदलना शुरू कर दिया है। देखिए, अगर मैं चमोली की बात करूं तो चमोली की ऊंची पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से चमोली में बर्फबारी हो रही है। ऊंची चोटियां पूरी तरह से बर्फ से लकदक हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं पूरी ये जो पहाड़ियां हैं चमोली भगवान बद्री विशाल के जस्ट ऊपर है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में मैदानी क्षेत्रों में भी अब मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी। आज यहाँ बेहद ज्यादा सर्दी है और निश्चित तौर पे ऐसे ही बर्फबारी चलती रही तो आने वाले समय में सर्दी बेहद तेजी से देखने को मिलेगी। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत।